Hi students, today in this video I will solve for you the questions from NCERT exercise and the chapter is thermodynamics. Very soon I think you will be facing your final examination, maybe at the end of this month or most probably in the next month. So all of you must solve the NCERT questions because you are having a great chance to get these questions in your final examination. So two questions I have written in the board. Let's see what are the questions and how we can solve them. The first question is this: choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity. Number one option is used to determine the heat changes. Number two, whose value is independent of path. Number three, used to determine the pressure volume work. And number four, whose value depends upon the temperature only. Very easy question. First of all, स्टेट फंक्शन क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टेट फंक्शन तभी बोलेंगे जब उसकी वैल्यू जो है ओनली स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा. सिस्टम का स्टेट बोलने से हम क्या समझते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर्स, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. इससे जो है सिस्टम का स्टेट को मेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. तो वो फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप स्टेट फंक्शन बोलोगे, उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ डिपेंड करेगा सिस्टम का स्टेट के ऊपर. इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट को सिस्टम ने कैसे अटेन किया. व्हाट इज द पाथ, द रूट, द path by which the system has attained that particular state, उस पाथ के ऊपर जो है इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा. तो उस क्वांटिटी को तब हम कहेंगे स्टेट फंक्शन. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर द स्टेट फंक्शंस. इनकी वैल्यू जो है डिपेंड करते हैं सिस्टम का स्टेट के ऊपर, ना कि जो पाथ सिस्टम ने फॉलो किया टू अटेन ए पर्टिकुलर स्टेट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. तो वॉल्यूम कैसे एक स्टेट फंक्शन है? लेट अस सपोज देयर इज ए पॉन्ड, एक तालाब है जिसमें पानी है. तो पानी का इनिशियल वॉल्यूम, उसकी एक वैल्यू है. तो लेट अस सपोज उसमें जो है कुछ पानी ऐड किया गया है. अब ये पानी बारिश से ऐड हुआ या आपने हैंड पंप चलाया और हैंड पंप चला के आपने उस पर पानी भरा, उसके ऊपर वॉल्यूम का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा कि वेदर बारिश हुई है और उससे पानी जो है ऐड हुआ है तालाब में, या आपने हैंड पंप चलाया और उसमें जो है आपने पानी भर दिया. तो सपोज कि इनिशियल वॉल्यूम अगर सपोज कि 1000 किलोलीटर पानी जो है उसमें था, अब जो है बारिश होके या तो आपने किसी तरह से भी पानी उसमें ऐड हुआ और जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो है 2000 किलोलीटर सपोज. तो ये जो वैल्यू है वॉल्यूम का वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि पानी जो है किस तरह से ऐड हुआ है, बारिश से पानी ऐड हुआ है कि हैंडपंप चलाया आपने, किसी तरह से आपने पानी कहीं से रिवर से कहीं से आपने पानी जो है उसको लेके आया और तालाब में भरा, उसके ऊपर इस चीज का वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू जो है उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. सो दैट्स हाउ वी कैन से द वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन. सो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिया गया है उसमें से हम चूज करें विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नंबर 2, whose value is independent of path. उसी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन. सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. So a physical quantity is said to be a state function if its value depend only on the state of the system and not on the path by which the system has attained that particular state. So the first question is over. Now let's come to the second question. The second question says, for the process to occur under adiabatic conditions, the correct option is. ये चार ऑप्शन में से आपने चूज करना है कि अगर कोई प्रोसेस एडियाबेटिकली हुआ तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है. अब थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो है डिफरेंट टाइप का हो सकते हैं. अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके कोई प्रोसेस आपने किया, प्रोसेस मतलब स्टेट चेंज किया, सिस्टम का स्टेट चेंज किया. सिस्टम पहले एक स्टेट में था, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया या उसका टेम्परेचर चेंज हो गया या उसका कुछ और चेंज हुआ है, प्रेशर आपने चेंज कर दिया, तो सिस्टम एक दूसरा स्टेट में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं उसका फाइनल स्टेट. तो यहाँ पे अगर प्रोसेस को जिस तरह से आप कैरी आउट करोगे उसी के हिसाब से नाम होगा प्रोसेस का. थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को आप जो है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस,
डिफरेंट नाम हो सकता है। आइसोथर्मल, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हुआ तो उस प्रोसेस को कैसे आपको कैरी आउट करना है, आपने उसमें जो है प्रोसेस को इस तरह से कैरी आउट करना है कि टेम्परेचर का कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इन दैट केस द प्रोसेस विल बी नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। इन द सेम मैनर अगर जो है हीट का कोई चेंज होने ना ही नहीं दिया जाता है, मतलब ना तो हीट फ्लो होकर के सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, ना सराउंडिंग से हीट फ्लो होकर के सिस्टम के अंदर आए, दैट मीन्स हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स द सिस्टम हैज टू बी प्रेजेंट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। टोटली इंसुलेटेड रखना है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सिस्टम को अगर सराउंडिंग से आप टोटली इंसुलेटेड रखोगे तो सिस्टम से भी हीट बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर से मतलब सराउंडिंग से भी हीट जो है सिस्टम के अंदर नहीं आ पाएगा। इन दैट केस हम कहेंगे कि द प्रोसेस हैज बीन कैरिड आउट एडियाबेटिकली। दैट मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हुआ तो कांस्टेंट क्या रहेगा, हीट विल रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, Q should be equal to 0 and this is the correct option if the process has to be carried out under adiabatic conditions. So this is the solution of second question. Question number 3 students. Question number 3 में हमें अप्लाई करना है हेसिस लॉ। हेसिस लॉ क्या है? हेसिस लॉ आपने लेसन में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में होने से जितना अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व या तो एब्जॉर्ब होगा, वही रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में भी हो फिर भी द हीट ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब विल रिमेन द सेम। चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे वो रिएक्शन 2-3 स्टेप में हो, द हीट ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, दैट विल रिमेन द सेम। दैट इज हेसिस लॉ। नाउ हेसिस लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हेसिस लॉ में हम क्या कर सकते हैं, जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है उनको हम जो है एज एल्जेब्रिक इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं और उनका जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशंस में हम करते हैं ऐसे ही हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में बताया है कि the enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are this and this respectively. Enthalpy of formation of methane will be how much? इनमें से आपको चूज करना है। Enthalpy of formation of methane आपको कैलकुलेट करना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया है और जो रिएक्शंस हमें लिखना है, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन ऑफ मीथेन, ग्राफाइट एंड डाइहाइड्रोजन, ये क्या रिएक्शंस है वो रिएक्शंस लिख लेते हैं और साथ में जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की वैल्यूज है वो वैल्यूज भी साथ ही साथ हम लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इससे जो हमें मिलेगा, नंबर 1 इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन साथ में जी देना है बिकॉज मीथेन इज ए गैस। सबका फिजिकल स्टेट आपको जो है मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा बिकॉज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, जैसे कि जो है फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस, मतलब कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म में है। बहुत एलिमेंट्स जो है एलोट्रोपी एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन का 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक ग्राफाइट है, एक डायमंड है। सल्फर का रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। तो वो फिजिकल स्टेट भी जैसे मेंशन करना जरूरी है, कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म में जो है सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो भी मेंशन करना जरूरी है। तो उसमें से ही आपको जो है यहाँ पे फिजिकल स्टेट यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो मीथेन का कंबशन हो रहा है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, बिकॉज कंबशन मीन्स यू नो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होगा। एंड द प्रोडक्ट्स विल बी व्हाट? प्रोडक्ट्स विल बी ऑलवेज हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है उसमें ऑलवेज जो है बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 4 कर दिया हमने, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ये भी गैस है, ये सारे जो है ये फिजिकल स्टेट है, ये और ये तीनों गैस है। जो वाटर है वो लिक्विड है। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या है इस रिएक्शन का? डेल्टा एच की वैल्यू है -890.3 किलोजूल पर मोल। रिएक्शन नंबर 2 कंबशन ऑफ ग्राफाइट, तो आप यहाँ पे
जो है सॉलिड लिख दो, ग्राफाइट स्टेट में कार्बन जो है स्टेबल होता है, तो प्लस ऑक्सीजन गैस और बनेगा CO2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू कितना है? डेल्टा एच वैल्यू है -393.5 किलोजूल पर मोल। थर्ड रिएक्शन है combustion of dihydrogen, that means H2 gas plus half O2 gas, H2O liquid. And what is the enthalpy value? This is -285.8 किलोजूल पर मोल। ये तो हमें वैल्यूज दिए गए हैं। अभी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो व्हाट विल बी आवर एम रिएक्शन? तो हम एम रिएक्शन लिख लेते हैं, जिस रिएक्शन का हमें एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मेशन का रिएक्शन ये होगा C सॉलिड प्लस 2H2 गैस विल प्रोड्यूस CH4 गैस। इसका डेल्टा एच वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो इस रिएक्शन में टू अराइव एट दिस रिएक्शन हम क्या करेंगे, नंबर 2 जो रिएक्शन है उसके साथ नंबर 3 वाला रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो हमें मिलेगा वो देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। तो वी राइट नंबर 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 we get what we get, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है C सॉलिड प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग CO2 गैस, और डेल्टा एच वैल्यू है -393.5 किलोजूल पर मोल। अब इक्वेशन 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2H2 गैस प्लस ये हो जाएगा O2 गैस, प्रोड्यूस हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और डेल्टा एच को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर उसको आप डबल कर देते हो, रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या तो प्रोडक्ट्स है उनका नंबर अगर आपने कोई डिजिट से मल्टीप्लाई करके डबल या ट्रिपल कर दिया, तो आपको एंथैल्पी की वैल्यू को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो एंथैल्पी की वैल्यू अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, देन ये कितना हो जाएगा, इट विल बी दिस मच किलोजूल पर मोल। अब हमें ये दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, ऐड कर देते हैं, तो C सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ये दोनों को भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस में दिस मच किलोजूल पर मोल। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 से अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस कर देते हैं, तो देखोगे आप कि इस इक्वेशन में हम पहुंच जाएंगे जो हमारा एम इक्वेशन है। लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी विल डू इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करके क्या मिलेगा हमें, वी गेट, ये लिख लेते हैं C प्लस 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस, और इधर में है CO2 प्लस 2H2O लिक्विड, और डेल्टा एच वैल्यू है -965.8
1 किलो जूल पर मोल। इससे माइनस करना है नंबर 1 को, तो नंबर 1 को लिख लेते हैं CH4 प्लस 2O2 के नीचे 2O2 लिख दो, लिक्विड। एंड डेल्टा एच वैल्यू कितना है, -890.3 किलो जूल पर मोल। एम इक्वेशन हमारा ये था, ये था हमारा एम इक्वेशन। इसका डेल्टा एच वैल्यू हमें निकलना था, तो हम इसको माइनस कर रहे हैं 4 - 1। माइनस करने से आपको पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो CH4 जो कि नीचे है यहां माइनस देना है, यहां भी माइनस देना है, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज ये नीचे वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ये। तो इसको कर दिया हमने। अभी हमें ये देखो 2O2 कैंसिल हो गया, CO2 कैंसिल हो गया, H2 कैंसिल हो गया। इधर में क्या रहेगा, ऊपर में है CS+2H2 गैस, ये ऊपर है तो इसलिए इसका तो साइन चेंज नहीं होगा। ये नीचे वाला CH4 जो है माइनस में हो गया, तो साइड चेंज करके हम इसको इस साइड में दे देंगे, तो ये हो जाएगा CH4 गैस। ये आपका एम इक्वेशन आ गया। बस यहां से डेल्टा एच वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच कितना आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बड़ा है तो इसलिए इसके जो साइन है वही आपने लगाना है, तो ये माइनस में हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा दिस मच किलो जूल पर मोल। तो दिस इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, जो हमने कैलकुलेट करके, जो एम इक्वेशन है उसका डेल्टा एच वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है। सो जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से आप देख ही रहे हो कि नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए रिएक्शन A + B प्रोड्यूसिंग C + D + Q is found to have a positive entropy change. The reaction will be possible at high temperature, possible only at low temperature, not possible at any temperature, possible at any temperature. इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो पहले तो हम जाने कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या तो फिजिबल कब होता है। प्रोसेस का जो स्पॉन्टेनिटी है या तो जो फिजिबिलिटी है वो डिसाइड होती है 2 फैक्टर से। एक फैक्टर को तो हम बोलते हैं एनर्जी फैक्टर, और दूसरा फैक्टर को हम बोलते हैं एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी फैक्टर इज द रैंडमनेस फैक्टर। हर प्रोसेस का, हर सब्सटेंस का, हर सिस्टम का एक टेंडेंसी होती है कि वो जो है एक हायर एनर्जी स्टेट से एक लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। दैट मीन्स एवरी सिस्टम वांट्स टू गो टू द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, ताकि उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, और साथ ही में उसको ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने का भी टेंडेंसी जो है स्पॉन्टेनियस बनाता है। ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने का टेंडेंसी हर सिस्टम का होता है। ऑर्डर में कोई नहीं रहना चाहता, जैसे आप लोग भी ऑर्डर में नहीं रहना चाहते हो। क्लास में अगर आपको जबरदस्ती बिठाया जाए इकट्ठा, आप तो चाहते हो हमेशा रिसेस हो और आप बाहर चले जाओ, ऐसे ही है ना। तो बात यहाँ पे भी ऐसे ही है, हर सिस्टम का यही टेंडेंसी होती है ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने का। दैट मीन्स रैंडमनेस फैक्टर जो कि एंट्रोपी है, दैट इज अ मेजर ऑफ द रैंडमनेस फैक्टर। तो एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो उसमें एंट्रोपी जो है उसमें इंक्रीज होती है, दैट मीन्स एंट्रोपी चेंज जो है पॉजिटिव होती है। अभी आपको जो है एक ऐसा इक्वेशन से हम जो है स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं कि वो लो टेम्परेचर में पॉसिबल होगा कि कोई भी टेम्परेचर में पॉसिबल होगा कि हाई टेम्परेचर में पॉसिबल होगा। उसके लिए जो इक्वेशन यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज दिस: डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन।
यहाँ पे जो इक्वेशन का यूनिकनेस है वो देखिए, ये इक्वेशन जो है अपने आप में दो फैक्टर को कंबाइन करते हैं। ये जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज, दैट इज द एनर्जी फैक्टर, ये है आपका एनर्जी फैक्टर, और ये जो डेल्टा एस है ये है रैंडमनेस फैक्टर, दैट मीन्स एंट्रोपी, रैंडमनेस फैक्टर। ये दोनों को कंबाइन करते हैं, तो दोनों को कंबाइन करते हैं, और ये जो चेंज इन द फ्री एनर्जी है, इट एक्ट्स एज अ रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फैक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर? एनर्जी फैक्टर और रैंडमनेस फैक्टर। तो डेल्टा जी क्या होने से प्रोसेस या तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट मीन्स फ्री एनर्जी चेंज जो है नेगेटिव अगर हो, देन द प्रोसेस और द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर जीरो हो तो आपको पता है कि द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, एंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन द डायरेक्ट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस बट द रिवर्स में भी स्पॉन्टेनियस। तो ये कंडीशंस आपने जो है लेसन में पढ़ा है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि रिएक्शन की पॉसिबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर, लो, हाई या तो कोई भी टेम्परेचर, उसको बताने के लिए हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बताया है। यहाँ पे देखो, रिएक्शन को नोटिस कीजिए, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ जो है प्लस क्यू जो है लिखा गया है। प्लस क्यू मतलब हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। Now heat energy if it is released, then what will be the sign of delta H, जो कि enthalpy of the reaction, वो क्या होगा? Enthalpy of the reaction will be negative, delta H will be negative here। और कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा H को क्या होना पड़ेगा? डेल्टा H should be negative। डेल्टा H आपका नेगेटिव है, और आपको बोला है कि द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, डेल्टा S जो है पॉजिटिव है। तो देखो दोनों ही फैक्टर जो है रिएक्शन को फेवर कर रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब जो सिस्टम है या तो प्रोसेस है वो जो है मिनिमम एनर्जी स्टेट को अटेन कर रहा है, और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होने का मतलब रैंडमनेस फैक्टर भी फेवर कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें डेल्टा एच जो है नेगेटिव और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव रहा तो ये बीच में जो है ये भी जो है आपका टी डेल्टा एस का साइन भी बीच में जो है नेगेटिव ही रहेगा। तो दोनों मिलके जो आपका डेल्टा जी है वो ऑलवेज ही नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में रिएक्शन जो है पॉसिबल होगा, बिकॉज डेल्टा जी चाहे टेम्परेचर वैल्यू कुछ भी हो, ये जो इक्वेशन है इसमें डेल्टा जी जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे टी की वैल्यू कुछ भी हो, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर डेल्टा जी को हमेशा नेगेटिव ही बनाएगा। और हमें पता है कि इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो दिस इज हाउ वी कैन से दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A plus B producing C, डेल्टा एच वैल्यू आपको दे दिया गया है 400 किलोजूल पर मोल, एंड डेल्टा एस वैल्यू भी आपको दे दिया गया है 0.2 किलोजूल पर मोल पर केल्विन। पूछ रहा है कि व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस considering delta H and delta S to be constant over the temperature range. So let us find out कि at what temperature delta G will be 0, because all of us we know that delta G if it is negative then the process of the reaction is spontaneous। तो 0 जिस टेम्परेचर में होगा, अगर टेम्परेचर जो है इक्वेशन आपका ये है, आपको इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। आपको डेल्टा एच वैल्यू दे दिया गया है, डेल्टा एस वैल्यू दे दिया गया है, अब टेम्परेचर वैल्यू दिया नहीं गया है। हमें जो है फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो टेम्परेचर होगा जिसमें प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा। हमें पता है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना पड़ेगा तभी जाकर के प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा। तो पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि डेल्टा जी जीरो कौन सा टेम्परेचर में होगा। जिस टेम्परेचर में जीरो होगा उससे ऊपर अगर टेम्परेचर हो गया, आपको बोला है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है दे रिमेन कांस्टेंट, तो हमें पता ही होगा कि अगर टी जो है जिस टेम्परेचर में डेल्टा
जब ये 0 हो जाएगा, T अगर उससे ग्रेटर हो, इन दैट केस डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से भी कम हो जाएगा। और कोई भी क्वांटिटी जब 0 से नीचे हो जाता है उसकी वैल्यू, तब वो नेगेटिव होता है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। द टेम्परेचर एट विच डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ये हमें जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी अगर 0 है तो हम लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, और यू कैन राइट टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। पुट द वैल्यूज नाउ। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों किलो जूल पर मोल में है। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, इट इज 400 डिवाइडेड बाई जो डेल्टा एस वैल्यू है वो है 0.2 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा आपका केल्विन में। सो अगर हम ये डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 2000 केल्विन। सो वी कैन सी वेरी वेल दैट एट 2000 केल्विन temperature delta G will be 0. delta G 0 होने का मतलब क्या है, रिएक्शन will be at equilibrium. Now see, अगर टेम्परेचर 2000 केल्विन से ऊपर होता है तो बोल रहा है कि टेम्परेचर रेंज में जो है, जो भी टेम्परेचर रेंज है उसमें डेल्टा एच या तो डेल्टा एस की वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा। इफ द वैल्यू ऑफ T is greater than 2000 Kelvin, then what will happen? डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, 0 से भी कम आ जाएगा। So we can write कि at temperature greater than 2000 Kelvin, delta G will be negative and the reaction will be spontaneous. तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। आर की वैल्यू दे दिया गया है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर भी दे दिया गया है 300 केल्विन। नाउ डेल्टा जी नॉट जो कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, कोई भी जैसे डेल्टा एच हो गया उसके ऊपर अगर नॉट लगा दिया गया है, डेल्टा जी हो गया उसके ऊपर अगर नॉट लगा दिया गया, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब द टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन एंड द प्रेशर विल बी 1 bar and all the reactants and the products they will be in their pure and stable state. Now we have to use the equation, वो equation जो कि फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है रिलेट करता है। वो इक्वेशन ये है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, ये इक्वेशन है। फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। तो आपको K की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी वैल्यू दे दिया गया है, R की वैल्यू आपको दे दिया गया है, टेम्परेचर भी दे दिया गया, सिंपली आपको फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 है, हमें log 10 की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर सिंपली टू मल्टीप्लाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 सिंस log 10 इज इक्वल टू 1। तो आप ये जो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी माइनस 5744.14 जूल पर मोल। तो ये हो गया आपका नंबर 6।